नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। आप डॉक्टर ज्योति चौहान हैं, आप क्षेत्रीय संचालक हैं स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग से। मैडम, अभी हाल फिलहाल में कुछ केसेस हमारे आसपास देखने को आए हैं और मानसून के सीजन में खासकर ये देखा जाता है कि हमारे जो जल स्रोत होते हैं कई बार दूषित हो जाते हैं और इस कारण से हैजा की बीमारी, हैजा की समस्या ये बहुत आम हो जाती है और कई बार महामारी का रूप भी धारण कर लेती है। तो मानसून और हैजा, इन दोनों का अंतर संबंध और हैजा एक बीमारी के रूप में क्या है और ये कैसे फैलता है एक समाज में, एक समुदाय में। हैजा आपने बिल्कुल सही कहा, मानसून के मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और उसका कारण यह होता है कि जो रनिंग वाटर रहता है वो अपने कैचमेंट एरिया से बहुत सारी गंदगी बटोरता हुआ चला आता है। खुली नालियां होती हैं और जो जल का स्रोत होता है, पेय जल का स्रोत, वो भी कहीं आसपास ही होता है, तो उसका दूषित हो जाना हैजा का कारण बन सकता है। ये नियम है कि जो भी जल का, पेयजल का स्रोत हो वो कम से कम 100 फीट की दूरी पर हो किसी भी सोकपिट या सेप्टिक टैंक से। पर बहुधा ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि जो सरकारी जमीन होती है वो लिमिटेड होती है और कभी कभी उसी एरिया में हम देखते हैं कि पेयजल का स्रोत भी है और वहीं पे सेप्टिक टैंक भी है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई भी विब्रियो कॉलेराe नाम का जो कीटाणु है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अगर ये किसी भी प्रकार से जल में प्रवेश कर जाए तो हैजा की संभावना बढ़ती है। यदि ये खाने में आ जाए तो खाने से भी इसी प्रकार के हैजा फैलने की संभावना बढ़ती है। आपने सुना होगा कई बार शादी में लोग गए, बहुत सारे लोगों ने एक साथ खाना खाया और वो सारे के सारे एक साथ बीमार पड़ गए। उसका यही कारण होता है। जी मैडम, बहुत विस्तार से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि विब्रियो कॉलेरा, ये जो कीटाणु होता है, इस कीटाणु के जल के स्रोत में या खाने के स्रोत में मिलने के कारण हैजा बीमारी फैलती है। मैडम, अगर हैजा की बात की जाए तो क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? कैसे किसी व्यक्ति को देख करके हम ये समझ पाएं कि वो हैजा का शिकार हो गया है और उसे जल्द से जल्द उपचार की आवश्यकता है? हैजा की 3 स्टेजेस रहती हैं। सबसे पहली स्टेज में जो लक्षण आते हैं वो होते हैं उल्टी और दस्त के। उससे भी पहले उसे मितली होती है, इसके बाद उसे बुखार आ सकता है और कमजोरी आ सकती है। दूसरी स्टेज में उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी चमड़ी ऐसी हो जाती है जैसे बूढ़े लोगों की चमड़ी है और आंखें गड्ढे में घुसने लग जाती हैं और जीभ अगर वो बाहर निकालेगा तो आप देखिएगा बिल्कुल सूखी जीभ होगी उसकी। तो इससे पता चलता है कि उसमें डिहाइड्रेशन होने लगा है। और अगर इस स्टेज पर भी हम उसे ठीक नहीं कर पाए या वो नहीं पहुंचा डॉक्टर के पास तो बेहोशी की अवस्था आ जाती है और उसके बाद कोमा की अवस्था में वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। जी, बहुत गंभीर समस्या हो सकती है और प्राणघातक भी हो सकती है। तो मैडम, इसमें एक चीज ये जानना चाहेंगे कि इसमें शुरुआती कितना समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि यदि आपको इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण के आप शिकार हुए, तो कितनी जल्दी आपको उपचार ले लेना है और कितनी देर में, हालांकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये, लेकिन कितनी देर में किसी व्यक्ति को ये खतरनाक की स्थिति तक ले जा सकता है? बहुत जल्दी एक खतरनाक स्थिति में ले जा सकता है, खास कर जो वल्नरेबल एज ग्रुप होता है। 2 प्रकार के लोग वल्नरेबल एज ग्रुप में आते हैं, एक बहुत छोटे बच्चे और एक बहुत बूढ़े लोग या किसी बीमारी से जो ग्रसित होते हैं, जैसे एड्स है, टीबी है या कोई और क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज किसी में है, तो उनमें बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेशन की स्टेज आ जाती है। बाकियों में डिहाइड्रेशन होते होते कम से कम 4-5 दस्त हो जाए उसके बाद में आती है, लेकिन इन लोगों में तो 1 या 2 दस्त होने में ही परेशानी शुरू हो सकती है। अगर दस्त हो रहे हैं और हम ORS का घोल नहीं ले रहे हैं या पेय पदार्थ नहीं ले रहे हैं तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम एक सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में परिवर्तित हो सकती है। बहुत जल्दी सीवियर कंडीशन यानी गंभीर अवस्था में मरीज पहुंच सकता है। तो हम इसके प्राथमिक उपचार की यदि बात करें, मरीज अपने गांव में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है, उनके सुपरविजन में नहीं आ पा रहा है, तो घर में रहते हुए जो उसके आसपास के लोग हैं, परिजन हैं, वो प्राथमिक उपचार क्या दें? जैसे मान लीजिए ORS का घोल भी उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो कैसी व्यवस्था करे कि वो कम से कम जो है अनकॉन्शियस या बेहोशी की हालत तक ना जाए?
मध्य प्रदेश सरकार ने इसी बात को दिमाग में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया था, दस्तक अभियान, और वो 25 तारीख से हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। इसमें हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली जो भी 5 साल से कम के बच्चे जिनके भी घर में हैं, प्रति बच्चे के हिसाब से 2-2 ORS के पैकेट और 14-14 जिंक की गोलियां रखवा के आते हैं प्रिवेंशन के तौर पर, क्योंकि क्या पता कभी रात में ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, कभी भी हो जाए। और 5 साल से कम के बच्चे बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, तो इनको हम दृष्टिगत रखते हुए प्रोफाइलेक्टिकली चल रहे हमारी AAA हम लोग कहते हैं, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM, ये घर घर जाके लोगों को समझाइश देती हैं कि हाथ कैसे धोना है, कब धोना है, खाना बनाने से पहले हाथ धोना है, शौच के बाद हाथ धोना है और खाना खाने से पहले हाथ धोना है। कोई भी हम काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से हाथ धोए जाए। साबुन और पानी से हाथ धोना है, राख से हाथ या मिट्टी से हाथ धोने पर्याप्त नहीं है। तो ये सारी जानकारी हम लोग घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम बढ़ना चाहेंगे और खासकर अगर हम इसके रोकथाम की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो एक आम व्यक्ति, एक आम शहरी, वो क्या एहतियात, क्या प्रिकॉशंस ले जिससे वो हैजा जैसी बीमारी से, कॉलरा जैसी बीमारी से ग्रसित ना हो? मेरे ख्याल से प्रिकॉशन तो हर आदमी को लेना चाहिए। मॉनसून में हम ये पाते हैं कि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनके पीछे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के, पैरासाइट्स के अंडे चिपके रहते हैं। तो अगर जब भी हम हरी सब्जियों का प्रयोग करें तो उसको कम से कम 3 पानी से धोएं। और एक दवाई, लाल दवाई नाम से प्रचलित है, पोटेशियम परमैंगनेट उसका केमिकल नेम है, उसके अगर 8 क्रिस्टल हम लें और एक भगोने पानी में उसको घोल लें और इस घोल से हम सब्जी को, अपनी हरी सब्जी को डुबा दें और 5 मिनट तक रहने दें। उसके बाद 2 साफ पानियों से इसको फिर से निकालें और उसके बाद इसको हम प्रयोग में लाएं। तो ये एक तरीका है। सब्जियों को और फलों को अपन सबसे पहले इस तरीके से धो के अच्छी तरीके से इनका इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि जो पेयजल हमारे घर पे आते हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है? पेयजल जो है, अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि बरसात का मौसम शुरू हो गया और संभवतः इसमें कीटाणु हो सकते हैं, तो हम एक फिटकरी को एक मसलिन क्लॉथ या गौज में या सामान्य कपड़े में बांध ले। करीब 50 ग्राम की फिटकरी का एक ब्लॉक लेकर उसको कपड़े में बांध लें, मलमल के कपड़े में बांध के 20 बार यदि बाल्टी में फिरा दें, केवल 20 बार गिनती करके, और फिर उसको अलग कर लें। तो ये जो पानी है, और इसको वेट करने दें फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट में जितना होना होगा सारा का सारा सेटल हो जाएंगी इम्प्योरिटीज और अच्छा पानी हमको मिलेगा। अब तो ऐसे घड़े आ गए हैं जिनमें नल लगा होता है, तो ऊपर ऊपर से जो निथार के जैसे हम पानी पीते हैं उस तरीके से वो पानी हम पिएंगे तो वो हमें शुद्ध मिलेगा। उसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स मर जाएंगे। और एक और हमारे पास तरीका है इसको डिकंटामिनेट करने का, वो है क्लोरीन की गोली। तो क्लोरीन की गोली के प्रयोग से भी हम अपने घड़े का पानी और जिन बर्तनों में हम पानी रख रहे हैं उसको हम प्योरीफाई। कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं क्लोरीन की गोली की? 30 लीटर अगर हम घड़े की कैपेसिटी माने तो उसमें 1 क्लोरीन की गोली पर्याप्त है। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है, लाल दवाई भी और ये तो हम सरकारी संस्थान से भी ले सकते हैं, वितरित की जाती है। मलेरिया ऑफिस वाले लोग भी इसको देते हैं। जी जी। पानी की बात आपने की मैडम, कई बार कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखा जाता है कि जो शौच की व्यवस्था है वो कई लोग खुले में जाते हैं और पानी का स्रोत भी हो सकता है कि उससे गया हुआ हो या मिल जाता है। तो इस समस्या को आप कितना गंभीर मानती हैं, खासकर हैजा की बीमारी के फैलने के लिए? ओपन फील्ड डिफेकेशन तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी इस बाबत बहुत ही ज्यादा सजग और सतर्क हैं और सब जगह शौचालय बनने के लिए उन्होंने सब्सिडी दी है। तो बिल्कुल जरा से पैसे को खर्च करके ये काम कर लेना चाहिए और ओपन फील्ड डिफेकेशन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। खुले में शौच तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो कारण है कि ओरोफिकल जो कंटामिनेशन होते हैं वो इसी से तो होता है कि जो खुले में शौच कर रहा है वही पानी बह के उनके खेतों से नाली में चला गया और वो नाली पास से जा रही है जल स्रोत के, और जल स्रोत में वो पर्कुलेट हो गया और वहां से वो आपके पेयजल में आ गया। जी, बहुत स्पष्ट रूप से आपका ये कहना है कि पेयजल की जो व्यवस्था है आपका और आपका सीवरेज का जो सिस्टम है, दोनों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए ताकि 100 फीट की दूरी होनी चाहिए
और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दोनों के आपस में मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना, कोई आशंका ना हो। एग्जैक्टली। तभी आप जो है शुद्ध जल का सेवन कर पाएंगे। और आप उबाल की भी पी सकते हैं, उबाल की भी पी सकते हैं, छान की भी। 8 परतों से कपड़े की 8 परत, कई समाजों में ये प्रचलन है कि मानसून में, चातुर्मास में वो छान के पानी पीते हैं 8 परतों से। वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है। कोई व्यवस्था नहीं है तो आप उबाल के भी पी सकते हैं, बिल्कुल उबाल के नहीं है। और पीने के पानी के अलावा यदि हम बात करें खाने की, जो खाना हम भोजन खाते हैं, तो उसके पकाने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, और बासी खाना जो लोग खाते हैं वो भी क्या इसका एक कारण हो सकता है? कच्चा या अधपका खाना बहुत बड़ा सोर्स होता है इन्फेक्शन का। तो खाना अच्छी तरह से पका हुआ हो, खास करके मॉनसून्स में, और बाहर खाना तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो सलाद आपको काट के दी जा रही है वो किस प्रकार से धोई गई थी। चटनी जो बनाई वो लाइव कल्चर मीडिया हो सकता है। तो चटनी और सलाद तो आपको बहुत ही सोच के बाहर खाना चाहिए, और अपने घर में तो बहुत शुद्धता से ही बनाना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि हम अपने प्रकृति के जितने पास होंगे, अपने संस्कृति के जितने पास होंगे, और जो हमारे पहले से बने हुए नियम है उनका पालन करते हुए अच्छी तरह से पका के भोजन का सेवन करेंगे, वही सबसे अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात है कि अपने संस्कृति से जुड़ने की आवश्यकता है, और प्रकृति के जितने नजदीक रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ टीकाकरण की भी हैजे से रोकथाम के लिए अपने पास कोई व्यवस्था है, और अगर है तो वो क्या है? हैजा का टीका भी लगता है, और कम से कम 2 टीके लगने पर ये आपको 2 या 3 साल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो हैजे के टीके अगर हैजा प्रभावित एरिया में जा रहे हैं तो आपको जरूर ले लेने चाहिए। इसके लिए कोई एज ग्रुप वगैरह है कि कोई भी उम्र का व्यक्ति लगवा सकता है? कोई भी उम्र का व्यक्ति जो 2 साल से ऊपर है और 65 साल से नीचे है, आमतौर पे जाते हैं बार-बार, और वो महामारी के क्षेत्र पे आप जा रहे हैं तो आपको लगवा लेना चाहिए टीका। और बस मैडम, आपसे एक आखिरी सलाह ये जानना चाहेंगे कि जिन क्षेत्रों में ये समस्या देखने को आ रही है हमारे आसपास, अगर किसी के अंदर प्रथम लक्षण प्रकट होता है, हालांकि जागरूकता काफी आप लोगों के माध्यम से फैल गई है, आप लोगों ने भी फील्ड पे दौरा किया है और सीधे हस्तक्षेप देकर के मरीजों को स्वस्थ होने के लिए जितने उपाय इंतजाम हो सकते हैं वो सारे किए गए हैं, और रेट काफी कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि प्रथम लक्षण किसी मरीज के ऊपर प्रकट होते हैं, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम ये होना चाहिए कि वो पेयजल तो कम से कम उबाल के ही पिए, और कोई ना कोई लिक्विड लगातार पीता रहे। उसके घर में दाल का पानी उपलब्ध है, मठा उपलब्ध है, नारियल का पानी उपलब्ध है, कोई भी पेय पदार्थ है। अगर उसके पास ORS नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी पेय पदार्थ उसके पास उपलब्ध हो उसका सेवन करे। चीनी और नमक का घोल भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। इसमें क्या, हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हैजा से डेथ का कारण डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो पहली स्टेज ही ना आ पाए डिहाइड्रेशन की, इसके लिए रीहाइड्रेट करना सबसे जरूरी है। जो भी उपलब्ध पेय पदार्थ हो उनका सेवन करें। यदि ORS हो तो बहुत ही अच्छा है, और न हो तो जो भी उपलब्ध हो वो जरूर उसका सेवन करें। शुद्धता पे ध्यान दें, उबले हुए पानी में ही उसको इस्तेमाल करें। जी, पानी पीते समय खास ध्यान रखें, पानी हमें पीना है, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है, और पानी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो कम से कम आप उसे उबाल करके पीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। डॉक्टर ज्योति चौहान, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सागर संभाग से हमारे बीच आई। निश्चित रूप से आपने जो तमाम उपाय बताए हैं हैजा जैसी खतरनाक बीमारी के रोकथाम के लिए, जो क्षेत्रीय स्तर पे कई बार महामारी के रूप में फैल जाती है, निश्चित रूप से जो भी श्रोता भाई बहन आपको सुन रहे हैं उनको इससे लाभ होगा, और हम हैजा जैसी बीमारी के रोकथाम में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतने महत्वपूर्ण विषय में जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।